Hello, Matujima, and you're watching Morning Pulse on Onbro TV. Congress leader Hussein Dalwai has criticized the directive requiring auto, taxi and cab drivers in Maharashtra to know Marathi. Dalwai said there was nothing wrong with expecting people living in the state to learn Marathi, but argued that they should be given adequate time to learn the language. He also questioned whether prominent industrialists and developers including Mukesh Ambani and Gautam Adani are expected to speak Marathi. Targeting Maharashtra Minister Pratap Sarnaik, Dalwai alleged that some people were collecting money from auto and taxi drivers while influential developers were not being held to the same standard. ये बिल्कुल सही बात है। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, मैं दिलीप कुमार के घर 2 दफा गया था और वो मेरे साथ मराठी में बोले। ऐसा है कि यहाँ रहने वालों को मराठी आनी चाहिए, ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं। मराठी आनी चाहिए। ऐसा तमिलनाडु में आप रहेंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे, वहाँ मार खाएंगे। लेकिन ये जबरदस्ती इस तरह से हो गई है, इसको मैं विरोध करता हूँ। उनको आना चाहिए, उसको टाइम दीजिए, वो सीख रहे हैं। लेकिन उनके पास से पैसे वसूल करने का जो चला है, वो मैं प्रताप नाइक साहब को कहूँगा कि आपके लोग अभी बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं इसके जरिए। वो जरा उनको मदद दीजिए, सीखेंगे, पढ़ेंगे। मैं जब रिक्शा में बैठता हूँ तो रिक्शा वाले से मैं मराठी बोलता हूँ या टैक्सी वाले से मराठी बोलता हूँ, उसको समझना चाहिए वो मराठी। यहाँ तक ठीक है, आप जबरदस्ती का इतनी जबरदस्ती मत करो कि उसने मराठी लिटरेचर वाङ्मय पढ़ना चाहिए, साहित्य पढ़ना चाहिए। इस तरह की भाषा मत करो। उनको ठीक ढंग से मराठी आना चाहिए। यहाँ रहते हो तो मराठी आनी चाहिए, उसमें गलत बात नहीं है। मराठी लोगों का थोड़ा सा गुस्सा क्या है मैं बताता हूँ। ये उत्तर भारतीय लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बहुत बड़ी दादागिरी करते हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी दादागिरी कौन करता है? वो रिक्शा वाला करते हैं। दादागिरी करने वाले आज इधर आज उधर कहाँ भी रहते हैं। दादागिरी करने यहाँ गलत काम करके पैसा कमाना, झोपड़पट्टियों को ये करना, हर जगह झोपड़ी बनाना, वहाँ 3-3 माले बन के ये करना, भाड़े से रहना, सारी गड़बड़ी करना, इसमें बड़े पैमाने पे आजकल उत्तर भारतीय हैं। ये सही बात है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ करना है तो करो ना। जो दादागिरी करने वाले हैं, बड़े बड़े लोगों ने जो पैसा कमा के यहाँ जो गड़बड़ी चालू की है, बड़े बड़े ये है क्या बोलते हैं वो डेवलपर बन गए हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। उनसे बड़ी दोस्ती रखते हो और ये मेहनत कश आदमी है, उसको काय के लिए बोलते हो? कौन क्या वो करता है? आदमी आता है, वो ड्राइवर है। आपके इधर ड्राइवर दूसरे हैं, मराठी लोग मिलते हैं। वॉचमैन है, ये कारपेंटर हैं, ये इमारतें बांध रहे हैं, उसमें वो हो गए हैं। ऐसे कितनी मेहनत करते वो लोग। अगर वो नहीं रहेंगे, आजकल हमारे कोंकण में नारियल उतारने के लिए और आम उतारने के लिए भी उत्तर भारतीय और नेपाल के लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि मराठी आदमी सीखा है, पढ़ा है, वो जरा उच्च स्तर के नौकरी में जाना चाहता है। इसलिए ये छोटे छोटे काम करने के लिए ये लोग आते हैं। उनको हर तरह की तकलीफ देंगे तो वो कैसे आएंगे? और दूसरी बात ऐसी है कि मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीबों को तकलीफ देना गलत बात है, लेकिन वो गरीब यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ जो बड़ी बड़ी हिंदुत्व की बात चली है बिहार और यूपी में, तो वहाँ क्यों नहीं उनको नौकरियां लगाते? वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? वहाँ असल मंदिर बनाते रहते हो आप। जहाँ इंडस्ट्री बनाना चाहिए वहाँ मंदिर के लिए इतने बड़े पैमाने पे खर्चा करते हो, वो पहले देखिए। और ये जो बोल रहे हैं सुपरस्टार और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और ये हैं बिजनेसमैन, उनसे क्यों नहीं मराठी बोल रहे? तो सही बात है ना, अदानी अंबानी से बुलाओ ना, उनको मराठी बोलने बोलो। वो बोलते हैं क्या? और अदानी अंबानी ही काय के लिए? ये सारे इंडस्ट्री बड़े बड़े अभी ये बन गए हैं, क्या वो हॉस्पिटल्स बन गए हैं, ये डेवलपर बड़े पैमाने पे है। इसका कौन ही मराठी में बोलता है? कौन मराठी में बोलता है? कोई नहीं। और रिक्शा और टैक्सी भी उनकी नहीं रहती, वो और किसकी रहती है? वो बेचारा झोपड़पट्टी में रहता है।
सुबह पायखाने में कहाँ जाने का वो उसको प्रॉब्लम होता है, उसको पीने का पानी ठीक नहीं मिलता, उसके वो कैसे भी रहते हैं बेचारे। तो उनके खिलाफ, ये गरीबों के खिलाफ की लड़ाई है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है और मैं वहाँ रिक्शा चालक के बराबर हूँ। Maharashtra Assembly Deputy Speaker Sachin Ahir has expressed concern over the crane collapse on a house in Qureshi Nagar Kurla. Ahir said the immediate priority is to rescue those affected and ensure their safety. He added that the cause of the accident and any negligence involved will be thoroughly investigated. He said appropriate action must be taken by the administration and the government if negligence is found to have caused such incidents. बहुत ही दुर्दैवी है और मुझे लगता है कि पहले पेशेंट्स को बचाना और उनको सुखरूप करने की ज़रूरत है। ये क्यों हादसा हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्या किसकी नेग्लिजेंसी थी, ये सब देखने का काम किया जाएगा। और ऐसे हादसे बार बार अगर होते हैं और अगर होने का काम किया होता है तो नेग्लिजेंसी के तहत से योग्य कार्रवाई जो करने का काम प्रशासन और शासन ने करना चाहिए। नहीं, आखिरी चरण पे नहीं है, ये एक बाजू हो गया, उनका आखिरी चरण का आर्ग्यूमेंट हो गया है। अभी हमारे तरफ से जो आर्ग्यूमेंट होगा तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ये दोनों बाजू देखने का काम करेगा। क्या होता है, एक जगह का युक्तिवाद अगर होता है तो वो ऑब्वियसली कि वो युक्तिवाद क्या कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या रहा है, ये दिखाने का काम सोशल मीडिया और मीडिया कर रही है। अभी जब हमारी बाजू आएगी तो भी वही दिखाने का काम करना चाहिए। तो दोनों बाजू होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय हे ऐतिहासिक निर्णय इसलिए क्योंकि इसके ऊपर दिशा तय होने वाली है कि क्या तरीके से जो ट्रेन शेड्यूल को देखा जाने वाला है। और हमको यकीन है कि भाई जो भी उचित है और जो भी नियम के तहत जो भी हुआ है उसके तहत वो निर्णय लेंगे। मुझे तो हैरानगी की बात है कि इतना बड़ा निर्णय और इतनी बड़ी सोच रखने के लोग जब पहले ये कह रहे थे कि हमको मिलना चाहिए, स्वर्गीय बाला साहब जी की निशानी को अगर वो घोटने की बात कर रहे हैं और अगर उसको रोकने का काम और उसको जब्त करने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कोई दुर्दैव की बात नहीं है। क्या कहना चाहिए? एक बात आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी चीज़ें कायदा किसी बड़ा छोटा किसी के लिए नहीं है। कौन क्या किसी तरह से गायन करे वो उनका अधिकार है, लेकिन जब कायदा होता है और ऐसे वक्त में जब 150 साल पूरे हो रहे हैं और उसको एक सम्मान देने की बात है तो क्या दिक्कत है। मैं भी मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को पूरे देश में जो आज के लोग हैं 80% से ज़्यादा लोगों को सिर्फ ये दो ही लाइनें स्टैंडर्ड साथ है, मुझे आप और मुझे भी। लेकिन इसका मतलब हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? इसका मतलब अगर गाना बैकग्राउंड में भी अगर गाया जा रहा है तो शब्दों को लेकर हम उसका आदर नहीं करेंगे क्या? तो ये आदर की बात है, कौन कैसे लेता है वो उसके ऊपर अपने पर निर्भर है। जरूर वो आ सकते हैं, छात्रों से मिल सकते हैं, लेकिन छात्रों से मिलने से ज़्यादा यहाँ की क्या क्या समस्या थी जो उनकी जो हम लोगों ने छुड़ाई और किस तरह से उसको इंटरेक्शन करने का काम हमने किया था वो भी और आकर देखें। मुझे खुशी है कि वो अभी घूम रहे और बहुत जगह पे जा रहे। सिर्फ यही है कि भाई नेगेटिवनेस करके जाना और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप न करते जाना, क्योंकि आप भी खुद लोक प्रतिनिधि रहे, आप भी खुद मंत्री रहे, तो मुझे लगता है सकारात्मक भूमिका लेकर जाने की जरूरत थी जो दुर्दैव से दिख नहीं रही है। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर उन्होंने काम किया होता तो जरूर सराहने का काम किया होता हमने। थैंक यू। Former Athletics Federation of India Secretary General Dr. Lalit Kumar Banod said preparations are complete for the World Athletics Continental Tour. He said that athletes have already started arriving for the event with around 103 international and 81 Indian athletes expected to compete on August 22nd, including several top athletes. We are fully prepared for this silver level continental tour, and athletes have already arrived. Some are going to be arrived by today evening, and technical people are there. This is a new track, and very prominent and good athletes are there. Our Indian athletes are already there in connection with the coaching camp which is going on. So we will see a good competition here on 22nd. There are approximately 103 international athletes and 81 Indian athletes. Now, all the best athletes are participating except one or two athletes who expressed their inability to compete in this. They will participate in the next competition to be held at Delhi. So it all depends on their program, training program. But everyone is participating here, starting from Shri Shankar, Tajinder Pal Singh Tur,
Rohit Yadav in javelin, Jyoti Yaraji, everyone is competing. No, Bhubaneswar is very old in organizing the competition. First time we conducted Asian Championship here in 2017, which was a very successful event where 45 countries took part. Then last time we did it bronze level competition here. Now we have been also allotted to conduct Asian Indoor Championship in 28 as well as the World Indoor Championship here. So Bhubaneswar is a very prominent now venue for the athletic competition, and every year we are conducting 2 to 3 competition here. Senior advocate H.S. Bulka has criticized the Congress over its response to its death of former party MP Sajjan Kumar. Bulka alleged that Kumar was a key accused in the 1984 anti-Sikh violence and claimed that the killings were carried out on the instructions of Congress leadership. He further alleged that orders to target Sikhs came from former Prime Minister Rajiv Gandhi's office and accused Gandhi of giving Kumar a clean chit. सज्जन कुमार जो 1984 के कत्लेआम जीनोसाइड के मेन दोषी थे, अब कांग्रेस उनको अपना रोल मॉडल बता रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये तो बात बड़ी पहले से क्लियर है कि सज्जन कुमार ने कांग्रेस पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे ये कत्लेआम करवाया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वहीं से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आदेश आए थे कि सिखों को मारा जाए, और ये तो शुरू से ही क्लियर है। और उसके बाद पहली बार 7 नवंबर 1984 को कुछ ऑपोजिशन लीडर जाके उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिले और उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार ये कत्लेआम कराने में आगे था और मॉब को लीड कर रहा था। राजीव गांधी ने उनको कहा कि सज्जन कुमार को क्लीन चिट दी कि वो तो बिल्कुल ही इसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद ये 17 नवंबर को रिपोर्ट आई PGCL PGDR की, हु आर द गिल्टी, उसमें भी सज्जन कुमार का नाम आया। 19 नवंबर को राजीव गांधी वहाँ पोर्ट क्लब पे भाषण देते हुए ये सारे के सारे जितने भी कत्लेआम को एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद लगातार सज्जन कुमार को बचाया जा रहा था। सिर्फ सज्जन कुमार ही नहीं, बल्कि जो भी इसमें जिन्होंने राजीव गांधी की इंस्ट्रक्शन पे ये कत्लेआम किया, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, कमलनाथ, उन सबको रिवार्ड दिया गया और बाद में प्रमोट किया गया। जगदीश टाइटलर को पहली बार मंत्री बनाया गया, HKL भगत को प्रमोट करके फुल मिनिस्टर बनाया गया। कमलनाथ जो गुरुद्वारा रकाबगंज पे अटैक में जब गुरुद्वारा साहब को जलाया और 2 सिखों को जिंदा जलाया, उसको लीड कर रहा था, कमलनाथ को टॉप की पोजीशन उसके बाद दी गई। और ये कांग्रेस पार्टी मगर आज भी बदली नहीं है। आज भी इनके लिए सज्जन कुमार जैसे लोग रोल मॉडल हैं। और ये सज्जन कुमार को यहाँ तक बचाया गया जब वे पीड़ितों ने इतने एफिडेविट फाइल किए सज्जन कुमार के खिलाफ कि उन्होंने बॉब को वो लीड कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया, एक कि उसको पूरी तरह क्लीन चिट दी। और यहाँ तक कि एक केस में 3 सिखों के कत्ल के केस में 1992 में जब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये केस बनता है, चार्जशीट तैयार कर ली मगर कोर्ट में फाइल नहीं की। बल्कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि मर्डर केस में चार्जशीट तैयार करके साइन करके कोर्ट में फाइल ना करो। 2010 में 18 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए, वो BS जून को अपॉइंट किया। उसने देखा कि किसी और केस के साथ वो चार्जशीट पड़ी है और मगर वो चार्जशीट उसके बाद भी कोर्ट में फाइल नहीं की, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करके इसको क्लीन चिट दे दी। यहाँ तक कांग्रेस लगातार इसको बचाती आई है और आज भी सज्जन कुमार जैसे दरिंदों को अपना रोल मॉडल मांगती है, जगदीश टाइटलर जैसे दरिंदों को अपने बड़े लीडर मानती है, और कमलनाथ जैसे जिसने गुरुद्वारा रकाबगंज जैसे स्थान जो कि गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान है और उसको इन्होंने जलाया और वहां पे सिखों को जिंदा जलाया, उसको भी टॉप पोजीशन पर रहती है। ये कांग्रेस का रवैया वही है जो शुरू से था।
Congress MP Manik Cham Thakur criticized the Puducherry Chief Minister for not attending the Southern States Council meeting, saying that the participation of the Lieutenant Governor instead was an insult to the people of Puducherry on the Tamil Nadu government's decision to provide cars to MLA who do not have them. Thakur welcomed the move. He added that the leader of opposition and his colleagues already travel in expensive cars and may not need the facility. Good, everybody, they have lot of cars. We all know that the money they earned and the crores of rupees they have all the modern cars. Therefore, they may not have, need that cars. But those MLAs who are first-time MLAs, who are poor MLAs, who are from the middle class, who had come to Chennai as MPs and MLAs, and who are honest people, should not be pushed to collect money, to take bribes for their facilities. It's a good move by the Tamil Nadu government to provide cars to the MLAs who don't have it. Therefore, the opposition leader has fancy cars. We have seen it. Him and his colleagues roam around in all fancy cars. They may not need it. But those MLAs who are honest MLAs, who are first-time MLAs, who don't have cars, should be provided with the facilities. Sir, how do you see yesterday's Chief Minister meet with the Union Minister? It's a customary thing that every 4 years, Southern state has to host the Southern Chief Minister's conclave. The most important thing in my view is the boycott of Mr. Puducherry Chief Minister, Honorable Ragasamy. It's a very serious thing that he has boycotted the event. He has not participated in it. Instead, the Lieutenant Governor has been invited, which is unfortunate, uncalled for. It is an insult against the people of Puducherry. Puducherry's elected Chief Minister is watching from television from Puducherry, but when the Lieutenant Governor, who has been appointed by Mr. Modi and Amit Shah, is chairing the table where Mr. Amit Shah is having the meeting on the Southern Chief Minister's conclave. Delhi Minister Manjendra Singh Sirsa has strongly criticized the Congress of MP Dipendra Singh Huda's remarks describing former Congress leader Sajjan Kumar as a role model nationwide. CSI alleged that Kumar was responsible for the killing of Sikhs during the 1984 anti-Sikh violence and pointed out that he was convicted in multiple cases. He accused the Congress and the Gandhi family of continuing to support those responsible for the violence and said the party's remark reflected its alleged hostility towards the Sikh community. देखिए, बहुत ही आज कांग्रेस का घिनौना चेहरा फिर से सामने आया। गांधी परिवार की सिखों के प्रति सोच और नफरत कितनी है वो सामने आई जब सज्जन कुमार के प्रति जो सिखों का एक ऐसा कातिल है जिसको कोर्ट ने सजा दी है और एक केस में नहीं कई केसों में दी है और कोर्ट ने सजा देते वक्त ये कहा था कि किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से कांग्रेस ने ये कत्लेआम कराया। आज कांग्रेस उसको कह रही है कि हमारा रोल मॉडल है और ये हमारा नेशनल रोल मॉडल है। अब सोचिए कि कौन है वो जो सिखों का कत्लेआम करके सजा भुगतता है, वो कौन है, वो क्या होगा, वो कांग्रेस का रोल मॉडल होगा। फिर दूसरा कांग्रेस का लीडर कहता है कि ये क्षति जो है इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। किस चीज की? मतलब सिखों का कातिल इस दुनिया से चला गया और इसलिए हमें तो इसकी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। ये भावना जो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस आज कर रही है, यही कभी राजीव गांधी ने बोट क्लब से कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये जो नफरत, ये जो सिखों को मारने वाले लोगों का साथ देना, सिखों को मरवाना, ये इनके ब्लड लाइन का हिस्सा है। ये कांग्रेस और गांधी परिवार की ब्लड लाइन से गया नहीं है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी एक बहुत बड़ा लॉस है। हाँ, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप उनके तो लिए है ही है ना। उनको तो कातिल ही चाहिए जो लोगों को बेकसूरों को मारे। यही तो कांग्रेस की मानसिकता, तो उनके लिए तो लैंडस्केप यही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं ये जो जितने आतंकी संगठन बन के घूम रहे हैं, अब उनको कुछ लोगों को ज्वाइन कराएं अपनी पार्टी के अंदर, क्योंकि लैंडस्केप की पूर्ति तो करनी है। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.